जैसे ही सुजाता ने विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वैसे ही सुजाता अचानक से पैनिक करने लगी थी। तो फिर अब हम क्या करें? मैं चाबी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही सुजाता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ठन 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 की जोरदार आवाज आने लगी। इससे पहले कि सुजाता चाबी ढूंढती, विराज ने एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए पुरानी हवेली पर लगे उस बड़े से ताले पर हमला करना शुरू कर दिया था। लगातार हमला करने पर वो पुराना ताला ज्यादा देर टिक नहीं पाया और इसी के साथ पुरानी हवेली का दरवाजा खुल गया था। विराज ने तुरंत ही दरवाजा खोला और उसके कदम उस पुरानी हवेली के अंदर बढ़ते हुए अपने बचपन के दोस्त लालू को ढूंढने लगे थे। कुछ 1 मिनट तक अपनी आंखों को इधर से उधर दौड़ाने के बाद फाइनली विराज की नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मरने की कगार पर है। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके होठ पूरी तरह से सूख चुके थे और वो इंसान होश में भी नहीं था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विराज का बचपन का दोस्त लालू था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर विराज की रूह कांप उठी थी। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त अभी भी पुरानी हवेली में होगा, वरना विराज सबसे पहले अपने दोस्त को छुड़ाने आता। गोपी शंकर ने विराज को लालू के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि लालू बहुत ही ताकतवर था, इसीलिए विराज को लगा कि लालू वहां से आसानी से निकल गया होगा। लेकिन अंत में विराज की ये सारी सोच गलत साबित हुई और अभी उसका दोस्त जिंदगी और मौत के बीच में था। लालू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, उठो उठो, देखो मैं और सुजाता तुम्हें लेने आए। ये बोलते हुए विराज की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर आज विराज बाहर घूम रहा था तो ये सिर्फ और सिर्फ लालू की वजह से। अगर सही समय पर लालू वहां नहीं आया होता तो अभी विराज और जितिन की भी कुछ ऐसी ही हालत होती। लेकिन चूंकि लालू ने उन दोनों को वहां से सक्सेसफुली भगा दिया था, इसीलिए वो दोनों तो बच गए, लेकिन वो खुद गोपी शंकर की चाल में फंस गया और इसी के चलते आज उसका कुछ इस तरह का हाल हो गया था। जब विराज ने देखा कि लालू की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, तो विराज बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था। सुजाता को तो बहुत डर लग रहा था। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसका मर्द जिंदा है या अल्लाह को प्यारा हो गया है। इसी डर की वजह से वो लालू को अप्रोच करने से भी कतरा रही थी। जब विराज ने सुजाता की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखा, तो तुरंत ही अपने कठोर अंदाज में बोला, तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? जल्दी जाओ और कहीं से पानी लेकर आओ। जैसे ही सुजाता ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही वो भी अपनी आंखें दौड़ाने लगी और पानी कहाँ हो सकता है ये ढूंढने की कोशिश करने लगी। अभी सुजाता ने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे आगे एक चबी लड़की चल रही थी, जिसके हाथ में पानी की बोतल थी। मास्टर, मेरे पास पानी है। वो चबी लड़की और कोई नहीं बल्कि अपनी उर्वशी थी। जब उर्वशी को पता चला कि विराज पुरानी हवेली की तरफ गया है, तो वो जितिन के साथ यहाँ पहुंच गई थी। विराज ने तुरंत ही उर्वशी के हाथ से वो पानी की बोतल ली और लालू के चेहरे पर पानी का थोड़ा छिड़काव किया। विराज पानी की कुछ बूंदों को लालू के होठों से उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। इस हरकत से लालू के चेहरे पर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया था। जब लालू की हालत में विराज को कोई सुधार नजर नहीं आया, तो तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, हमें तुरंत ही इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये बोलते हुए विराज ने लालू को उठाया और हॉस्पिटल ले जाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही विराज ने लालू को उठाया, उसी समय अचानक से उर्वशी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मास्टर, लेट मी ट्राई। पहले तो विराज को उर्वशी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब विराज की नजर उर्वशी के रिजोल्यूट एक्सप्रेशन पर पड़ी, तो विराज तुरंत ही मान गया था। इसी के साथ विराज ने लालू को फिर से नीचे रखा और उर्वशी को स्पेस देते हुए वहां से थोड़ा दूर हट गया था। तभी विराज की नजर जितिन पर पड़ी, जिसने अपने हाथ में एक इंसान को दबोच रखा था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि गोपी शंकर चौधरी था। जब गोपी शंकर ने देखा कि विराज उसे घूरते हुए देख रहा है,
तो तुरंत ही उसकी हालत टाइट हो गई थी। जल्दी से उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओए लड़के, मेरी बात ध्यान से सुन। भले ही तू इस समय गांव की लाइमलाइट में है, लेकिन तुझे ये पता होना चाहिए कि मैं तुझसे कितना बड़ा हूं। तू मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। बड़ा? एल्डर? गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज एकाएक चौंक गया था। तुरंत ही मुस्कुराते हुए विराज ने अपने कड़क अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर किसी एल्डर से कोई गलती हो जाए तो फिर मुझे उससे कैसे डील करना चाहिए? मैंने क्या गलत किया है? इस आदमी ने तुम्हें यहाँ से भागने में मदद की और मैंने उसे सजा दी। इसमें गलत क्या है? मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरा उतना तो हक बनता ही है। गांव के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो मैं अच्छे से तय कर सकता हूँ। हालांकि गोपी शंकर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अब उसका फ्यूचर पूरी तरह से मिजरेबल स्टेट में जाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी गोपी शंकर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। गोपी शंकर को इस तरह देखकर तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपी शंकर, तो तुम्हारी बातों से ये पता चलता है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो उसे पुरानी हवेली में बंद कर दोगे। टू बी ऑनेस्ट, गोपी शंकर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि विराज उससे क्या पूछने और क्या जानने की कोशिश कर रहा है। दरअसल उसे तो विराज का सवाल ही समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद भी गोपी शंकर ने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, अगर अलीबाग गांव का कोई भी गांव वाला गलती करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा, भले ही वो कोई भी हो। ये रूल हमारे एंसेस्टर्स हमें देकर गए हैं। मैं तो बस उन रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। पहले भी अलीबाग गांव में यही सजा दी जाती थी और मैंने अगर इस आदमी को ये सजा दी तो मैंने क्या गलत किया? ये बोलते हुए गोपी शंकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हुआ दिखाई दे रहा था। साले दो कौड़ी के अमीर, तू मुझसे लड़ाई करेगा? जब गोपी शंकर को लगा कि वो इस जंग को जीत सकता है तो वो तुरंत ही मन ही मन विराज को कोसने लगा था। गोपी शंकर को लग रहा था कि उसका जवाब सुनने के बाद विराज पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाएगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही वो अपनी बात खत्म करेगा वैसे ही विराज की नजर जितिन पर जाएगी और वो अपना मुंह खोलते हुए कहेगा, जितिन, चूंकि अब गोपी शंकर ने ऑलरेडी ये कह दिया है तो तुम उनके साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो? विराज की बात सुनकर तुरंत ही जितिन ने अपना सर हिलाया और इसी के साथ गोपी शंकर को घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जाने लगा, जहां गोपी शंकर ने पहले लालू को कैद किया था। जितिन की ये हरकत देखकर गोपी शंकर पूरी तरह से चौंक गया था और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, इससे तुम्हारा क्या मतलब हुआ? तुम मुझे मुझे क्यों कैप्चर कर रहे हो? अरे गोपी शंकर साहब, आपने ही तो अभी हम सभी के सामने क्लियर किया कि अगर कोई भी अलीबाग गांव का गांव वाला गलती करेगा तो उसे इस पुरानी हवेली में कैद किया जाएगा और ये रूल सभी के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही गोपी शंकर चौधरी के तोते उड़ गए थे। तुरंत ही गोपी शंकर चौधरी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? मैं इस गांव का सरपंच हूँ और तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे कैप्चर करो। गोपी शंकर, गलती करने के बाद भगवान भी भगवान नहीं रहता है, वो भी गुनहगार हो जाता है। ये तो तुमने सुना ही होगा, है ना? अगर किसी राजा से भी गलती होती है तो वो अपनी प्रजा के सामने झुक जाता है। तो अब तुम्हारे भी झुकने का समय आ गया है। अगर गांव के सरपंच से गलती होगी तो क्या उसे ये सजा नहीं मिलेगी? इसमें क्या गलत है? ये बोलते हुए विराज के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान मंडरा रही थी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। गोपी शंकर को अलग ही अंदाज से देखते हुए विराज ने उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, और दूसरी बात, अब तो तुम सरपंच भी नहीं रहे। साले कमीने! विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर एक अलग ही लेवल के गुस्से से भड़क उठा था। उसका दिल चीरते हुए बाहर आ गया था और जोरों से धड़क रहा था। हालांकि गोपी शंकर को भी पता था कि उसने जो भी कांड किए हैं उसके बाद अलीबाग गांव के सरपंच की पोजीशन शायद उसे नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए अभी के लिए तो गोपी शंकर ही अलीबाग गांव का सरपंच था। तो फिर विराज गोपी शंकर से इस तरह बात क्यों कर रहा था? वो इसलिए क्योंकि विराज गोपी शंकर को अब सरपंच मानता ही नहीं था।
ऑफ कोर्स विराज ने पहले भी कभी गोपी शंकर को सीरियसली नहीं लिया था। इवेंट के दौरान जब पीयूष चावला ने गोपी शंकर की बेइज्जती की तो गोपी शंकर इवेंट छोड़कर अपने घर के लिए निकल पड़े थे। विराज के साथ रहकर अब जितिन इतना तो समझ ही गया था, अगर विराज पुरानी हवेली की तरफ जा रहा है तो उसके आगे का कदम क्या होगा। बस जितिन ने उन कदमों को फॉलो किया और बीच रास्ते से ही गोपी शंकर को उठाकर पुरानी हवेली ले आया था। इवेंट में जब लोगों को पता चला कि गोपी शंकर को उठा लिया गया है तो वैसे तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो दावत का मजा लूटने में लगे थे। लेकिन कुछ गांव वाले थे जो हमेशा से ही गोपी शंकर के काफी करीब रहे थे। इतना करीब होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी प्लेट साफ की और उसके बाद पुरानी हवेली के बाहर आकर दूर से ही इस नजारे को देखने लगे थे। वो लोग फुसफुसाते हुए कुछ तो बातें कर रहे थे जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। जितिन, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, सरपंच साहब को काल कोठरी के दर्शन करवाओ। जब विराज ने देखा कि जितिन ने अभी तक गोपी शंकर को काल कोठरी के अंदर नहीं डाला है तो तुरंत ही विराज ने गहरी आवाज में जितिन को अर्ज किया कि वो जल्दी से जल्दी ये काम निपटाए। दरअसल जितिन को गोपी शंकर को काल कोठरी में डालने ही वाला था, लेकिन इसी बीच विराज और गोपी शंकर के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी वजह से जितिन थोड़ी देर के लिए रुक गया था, लेकिन अब फिर से जितिन को विराज की कमांड मिली तो अब उसके पास हिचकिचाने का कोई ऑप्शन नहीं था। जितिन ने अपने एक हाथ से गोपी शंकर की कॉलर को इस तरह पकड़ा जैसे मानो उसने अपने हाथ में किसी छोटे पेड़ को पकड़ा हो, और किसी मुर्गी के चूजे के जैसे गोपी शंकर को धक्का देते हुए जितिन ने फाइनली गोपी शंकर को काल कोठरी के दर्शन करवा ही दिए थे। इडियट्स, तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। गोपी शंकर ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज इतनी दिलेरी दिखाते हुए उसे काल कोठरी में डाल देगा। लानत है, एक 50 साल का बूढ़ा अपने बुरे कर्मों की वजह से काल कोठरी में था। एक तो इतना बूढ़ा और ऊपर से पिछले 10 सालों से कोई एक्सरसाइज भी नहीं की थी, इसीलिए वो जितिन का मुकाबला भी नहीं कर पाया था। बस अब तो वो अपने मुंह से ही लड़ाई कर सकता था, लेकिन उससे विराज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब जब गोपी शंकर ने फाइनली काल कोठरी का असली एक्सपीरियंस देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके पास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जितिन या विराज से लड़ सके, लेकिन वो अपने लिए ताकत का इंतजाम तो कर ही सकता था। बस उसे गांव वालों में चिंगारी लगाने की जरूरत थी। काल कोठरी में लगे लोहे के लंबे लंबे सरियों को पकड़ते हुए तुरंत ही गोपी शंकर ने चिल्लाते हुए पुरानी हवेली के बाहर मौजूद गांव वालों से कहा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़का क्या कर रहा है? जल्दी से आओ और इस लड़के को रोको, मुझे बाहर निकालो। क्या होगा आगे? क्या गोपी शंकर के इस ऐलान को सुनकर गांव के लोग विराज और जितिन पर हमला बोल देंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो गोपी शंकर की जीत हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या गांव के लोग विराज को अब ऑफेंड कर पाएंगे, या फिर गांव वाले अब गोपी शंकर को इसी हालत में छोड़कर चले जाएंगे? क्या विराज भी गोपी शंकर को 3 दिनों तक भूखा और प्यासा यहाँ रखने वाला था? लालू का क्या होगा? क्या उर्वशी उसे ठीक कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।